दोस्तों, आज के समय में हमारी कमाई बहुत कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में हर एक हाउसवाइफ हो या फिर घर के पुरुष हो, कोई भी हो सकता है तो वो हमेशा इसी सोच में लगे रहते हैं कि मतलब कम खर्चे में अपने घर को कैसे चलाया जाए, कैसे पैसे बचाए जाएँ। और बहुत सारे तरीके वो लोग आज़माते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। अब वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाते हैं कि वो अपनी कुछ गलतियों की वजह से सक्सेस नहीं होते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसी कुछ गलतियों पर बात करेंगे कि जिनकी वजह से हमारी बचत नहीं हो पाती है। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अपने खर्चों को कम कैसे करें और अपने जीवन जीने के तरीके को कैसे हम बदलाव करके अपने पैसे ज़रूर बचा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अपने क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कौन सी हैं वो गलतियां जिनके चलते हमारी बचत नहीं हो पाती है। सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहले हम घर से ही शुरुआत करेंगे। हर घर में खर्च होते हैं, किसी घर में छोटे खर्च होते हैं, किसी घर में बड़े खर्च होते हैं। अगर हमारी जॉइंट फैमिली है तो ऑब्वियसली हमारे घर में एक बड़ा खर्च हो सकता है। और हमारी अगर सेपरेट फैमिली है, हम हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे या 1 बच्चा है, तो हमारा खर्च कम होता है। अब यहाँ पर जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि कमाई भी ज़्यादा होती है और खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर पैसे बचाने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए कि हमें अपने घर का एक बजट बनाना चाहिए और खर्चे भी हमें हर किसी के अकॉर्डिंग नहीं करने हैं। अगर हमारी जॉइंट फैमिली है तो हमें हर किसी किसी के अकॉर्डिंग खर्च नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जॉइंट फैमिली है तो वहाँ सबकी कमाई जोड़ो। पहले आपने सबकी कमाई जोड़ ली। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक बजट बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग। बजट कैसे बनाना है, आपको पता है कि आपको खर्चे भी चलाने हैं और पैसा भी बचाना है। तो वो सारे पैसों को आपने इकट्ठा किया और आपको पता है कि हमारा कहीं से रेंट आ रहा है या फिर मंथली इनकम आ रही है, तो वो सारी इनकम को जोड़ लो और उसका 20% पैसा आप निवेश कर दो। बाकी 80% में आप अपने घर के खर्चे मेंटेन करो। अब खर्चों में क्या हो सकता है, कई लोगों की आदत ऐसी होती है कि जिनको हर महीने कुछ नए कपड़े चाहिए, हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो एक्स्ट्रा होगा। आपको उनके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आपको एक स्ट्रिक्ट बजट बनाना होगा, तभी आप जॉइंट फैमिली में बचत कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर आपके घर में भी ऐसा है तो आपको एक बजट बनाना चाहिए और अपने सबके जितने भी खर्चे हैं उन सब के खर्चों को ट्रैक करना चाहिए। आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों की फ़ीस जाती है, आप बच्चों को मतलब पॉकेट मनी कितना दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको राइट डाउन करनी पड़ेंगी। क्योंकि राइट डाउन नहीं करेंगे तो आपको खर्चे पता नहीं चलेंगे। क्योंकि अभी अभी एक दीदी का कमेंट आया था कि मेरी जॉइंट फैमिली है और पैसा नहीं बचता है, सभी लोग कमाते हैं तो भी पैसा नहीं बचता है। तो आपको एक बजट बनाना चाहिए और सबसे पहले बजट बनाओ। बजट बनाने से पहले सबसे पहले कॉलम में आपको अपनी शेविंग को रखना है, जो आप 20% पैसा बचाएंगे। चाहे आपके घर में 1 लाख रुपए की आमदनी है, चाहे 2 लाख रुपए की आमदनी, उसमें से सबसे पहले 20% पैसा ऐसे हटा दो कि जैसे वो 20% था ही नहीं। तो उसके बाद में आप बजट बनाएंगे तो आपका घर अच्छे से चलेगा। और आई होप आपको ये पॉइंट पसंद आया होगा। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आपकी सेपरेट फैमिली है और उसमें पैसे नहीं बच पा रहे, तो यहाँ पर आपको जो अपने लाइफ स्टाइल है उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, आजकल सेपरेट फैमिली रहती है तो उनको एक बड़ा घर, एक अच्छी गाड़ी और एक मतलब बहुत उन पर किसी की रोक टोक नहीं होती है। जब हम जॉइंट फैमिली में होते हैं तो वहाँ पर हमारे सास ससुर भी होते हैं, अगर हम कोई गलत खर्च कर रहे हैं तो हमें वो भी रोक टोक कर देते हैं। अगर हम सेपरेट हैं तो हमारे ना तो सास ससुर हैं और कोई भी नहीं है हमारे पास, तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं। अगर हस्बैंड कुछ बोलेगा तो हम उसको भी चुप करा देंगे,
कुछ औरतों की आदतें होती हैं खर्च करने में, वो बहुत माहिर होती हैं, उनको मतलब अपनी मन मर्जी से बहुत खर्च करना है। और जब मंथ एंड होता है ना, तो ऐसी औरतों के पास पैसा नहीं बचता, फिर रोने के अलावा कोई भी उनके पास विकल्प नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपके जो भी खर्चे हैं उनको ट्रैक करो। ट्रैक करने के बाद पता करो कि ये खर्चे हमारे ज़रूरी थे या गैर ज़रूरी थे, हमने किए हैं, क्यों किए हैं, इसका रीज़न क्या है। वो सारी चीज़ें यदि आप पता करोगे तो आप खुद से ही क्वेश्चन करोगे तो खुद ही आंसर भी दे लोगे अपने आप को। तो आपको करना है, बजट बनाना है और अपने खर्चे को ट्रैक करना है। और सबसे पहले 20% पैसा दोनों को ही बचाना है, जॉइंट फैमिली वालों को भी और सेपरेट फैमिली वालों को भी। ये आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा आता है कि मतलब हमारे पड़ोसी के पास क्या है। ये हर व्यक्ति के अंदर होता ही होता है। अगर पड़ोसी ने गाड़ी खरीदी है तो हम भी गाड़ी खरीदेंगे, चाहे हम लोन पे लेके आएंगे, हम कर्जे करेंगे, ईएमआई भरेंगे। अब पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, उनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं। अगर मेरे पड़ोसी ने गाड़ी खरीद ली है तो गाड़ी मुझे भी लेनी है या मुझे ईएमआई भरनी पड़े, ये हमारी सबसे बुरी आदत होती है। अब इस बुरी आदत के चलते हम कर्जे के जाल में इस कदर फंसते हैं कि बहुत बुरी तरह से हम एक कर्ज जाल में फंस जाते हैं। फिर पैसे वाले बनने का तो छोड़ ही दो, यहाँ पर हम मतलब मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास में पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर कमाई, आपकी मंथली कमाई है सिर्फ 20,000 रुपये और आपने 8 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली। कम से कम इतना तो देखो कि जब हम 8 लाख रुपए की कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसकी ईएमआई कितनी बनेगी। ईएमआई भरेंगे तो हमारे घर खर्च कम पड़ेंगे, घर खर्च में पैसा कम पड़ेगा तो हमें बाहर से कर्ज लेना पड़ेगा या फिर हम कोई छोटा मोटा लोन ले लेंगे। आजकल लोग ना लोन से डरते नहीं है, वो तुरंत लोन करवा लेते हैं। कोई भी थोड़ा सा काम करेंगे वो लोन करा लेंगे और फिर बाद में वो उस लोन को 5 साल 6 साल भर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद हो जाता है। यदि आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आप कभी भी पैसे नहीं बचा पाएंगे। इस बात को आपको सोचना होगा कि मेरी इनकम कितनी है, उसके हिसाब से मैं गाड़ी खरीदूं या जो भी है। अगर आपके पास गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप उससे पहले अपनी गाड़ी का एक बजट बना लीजिए कि मैं इतने बजट की गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी सामान है, सुख सुविधा का, एक गाड़ी का मैंने एग्जाम्पल दिया है, आपका कोई भी सामान हो सकता है, तो आप उसको अपनी सुख सुविधा के अनुसार और आपके पास कितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको परचेस करना है। अगर आप ऐसा करेंगे, सोच समझकर काम करेंगे, तो आप कभी भी कर्ज के जाल में नहीं फंसेंगे और आप बचत भी कर पाएंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है कि ये महिलाओं के लिए, महिलाओं को सोना पहनने का बहुत शौक होता है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सोना खरीद लो, उसमें मतलब बचत होती है, मतलब फ्यूचर के लिए काम आता है। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि जो हम ओर्नामेंट खरीदते हैं, जो सोने के ओर्नामेंट खरीदते हैं, वो हमारे फ्यूचर में कम होते हैं, उनमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है, उसमें पैसा फंसाना बेकार है। हाँ, यदि आप गहना पहनने के शौकीन हैं तो आप वो खरीद सकते हैं, बनवा सकते हैं। यदि आप पैसा इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से यदि आप ऑर्नामेंट खरीद रहे हैं तो वो हमारे लिए सेफ़ नहीं होता है। हमें उसके बजाय सोने के बाउंड्स खरीदने चाहिए, जो बिस्किट बोलते हैं, वो सोने के आते हैं, हमें वो खरीदने चाहिए। 22 कैरेट के आते हैं, कुछ 24 कैरेट के भी आते हैं, तो हमें वो खरीदने चाहिए ताकि यदि हम अपना हाउस लें या फिर कोई भी ऐसा बड़ा काम करें तब हम उसको आसानी से बेच सकें। क्योंकि जो ऑर्नामेंट होते हैं, अगर हम उनको बेचने के लिए जाते हैं तो उनमें से जो सुनार होते हैं ना, जिनसे हमने वो बनवाया होता है, उसमें से वो कटौती करते हैं, फिर यहाँ पर हमारा बहुत घाटा हो जाता है गाइस। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हमें इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से हम यदि खरीद रहे हैं तो हम वो सोना खरीद सकते हैं। और आजकल तो तरह तरह के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, हमें पैसे कमाने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आज की पीढ़ी जो है, जैसे ही खर्च मतलब उनकी जो सैलरी इंक्रीज होती है तो वो खर्च बढ़ा लेती है। आजकल की पीढ़ी मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने अपने जीवन जीने का जो तरीका है ना, उसको इतना इन्हेंस कर लिया है कि हम और किसी चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हम ना तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ प्रेजेंट में जी रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास पैसे हैं और आज हमारे अंदर जान भी है, तो आज खर्च कर लो, कल का क्या होगा हमें नहीं पता।
बहुत सारे लोग अपनी लाइफ स्टाइल इसी पर जीते हैं। उनको लगता है कि आज हम कर्जे से या फिर किसी और से पैसा लेकर, लोन लेकर अपने सारे शौक पूरे कर रहे हैं, तो क्या हम कल भी ऐसा ही करेंगे? ऐसा नहीं होता है। अगर आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। आपको अपने फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हम जो 20 साल से लेके हमारी 50 साल तक की एज होती है ना, हम जो भी कर सकते हैं उसमें ही कर सकते हैं। 50 के बाद हमारी ये हालत नहीं बचती है कि हम अपने लिए कोई भी काम करें या फिर उससे अपने लिए पैसे कमा सकें। कमा सकते हैं लेकिन वो एक मजबूरी हो जाती है, फिर उसको ज़िंदगी को ढोना ही रह जाता है, ज़िंदगी जीने का कोई महत्व नहीं होता है उस समय में। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए और अभी से बचत करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि आजकल पैसा हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि पैसे के बिना हम कोई काम भी नहीं कर सकते हैं और पैसे के बिना हम ना अच्छे से ज़िंदगी भी नहीं जी सकते हैं। तो आप यदि फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं तो आपको फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और किसी की देखा देखी अपने पैसे को खर्च मत करो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब दूसरे के देखा देखी अपना पैसा ऐसे बर्बाद कर देते हैं। उनको पता है अरे इसके पास तो बहुत बड़ा फ्लैट है, इसके पास तो बहुत बड़ी गाड़ी है। अरे क्या पता उसकी कमाई भी ज़्यादा हो आपसे, इसलिए उसने बड़ी गाड़ी खरीद रखी हो, बड़ा फ्लैट ले रखा हो। और आजकल जो लोग रेंट पर रहते हैं ना, रेंट पर भी मैंने देखा है 25-25 हज़ार के फ्लैट लेके रह रहे हैं। उनकी पेमेंट सुनोगे तो कितनी है, सिर्फ 50 हज़ार। और 50 हज़ार की कमाई में आप 25 हज़ार रेंट में दे रहे हैं, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। रेंट में हमें एक सफिशिएंट हिस्सा देना चाहिए। हमारी सैलरी का केवल 10 या 20% ही हिस्सा हमें अपना रेंट में भरना चाहिए। हो सकता है किसी का 30% में भी हो जाए, तो अपनी सैलरी का 30% हिस्सा आप रेंट में दे सकते हैं। तो वो कहीं तक ठीक है, जायज़ भी है। और यहाँ पर तो लोग 50-50% पैसा रेंट पे दे रहे हैं और तब जाके वो उन मकानों में रह रहे हैं। तो ऐसे बड़े मकान में रहने से या फिर लोन लेकर बड़ी गाड़ी में घूमने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। यदि वो गाड़ी आपकी ऐसी है कि सिर्फ आप उसमें घूम ही रहे हैं, अपनी जेब से उसका मेंटेनेंस भी भर रहे हैं और उसमें जो पेट्रोल डीजल है वो भी अपनी जेब से डाल रहे हैं, तो उसमें मतलब ये लेने में कोई समझदारी नहीं है। इनमें क्या होता है कि हमारा पैसा वैल्यू कम ही करता रहता है। आप कोई भी गाड़ी शोरूम से खरीदिए, फिर उस गाड़ी को आप लेकर आइए रोड पर, उसके प्राइस कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए वहीं कम हो जाते हैं। तो समय के साथ जिस चीज़ में पैसा डिक्रीज़ हो रहा है उस चीज़ को हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, एक इन्वेस्टमेंट ही हमारा एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम हर साल इसको 10% 20% बढ़ाते रहें तो फ्यूचर में ये हमारे काम ज़रूर आ सकता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी कई टाइप की होती हैं कि अगर हमें जल्दी पैसा चाहिए तो हम कहाँ इन्वेस्ट करें, या फिर हमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। किसी मतलब हमारे पास 10-20 लाख रुपया ऐसा पड़ा है कि हमें इसको 20-30 साल ज़रूरत ही नहीं है छूने की और आपने 30-35 साल की उम्र में ही अचीवमेंट कर लिया है, तो उस पैसे को आप शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में लगाने से पहले एक बात आप ज़रूर ध्यान करना, एसआईपी के ज़रिए भी निवेश कर सकते हैं। एसआईपी में और लमसम इन्वेस्टमेंट में बहुत फ़र्क होता है। बहुत से लोग एसआईपी भी करते हैं, मतलब जिनके पास हर मंथ इनकम आ रही है वो लोग एसआईपी करते हैं, और जिनके पास इकट्ठा पैसा है वो लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट वो होती है एक बारी हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और उससे हमें हर महीने रिटर्न आ रहा है। एसआईपी वो होती है कि जब हमारी इनकम आ रही है उसमें से हमने 10,000 रुपये मंथली एसआईपी कर रखी है, 20,000 रुपये मंथली एसआईपी रखी है, वो उसको एसआईपी कैसे कहते हैं। तो आप एसआईपी में भी निवेश कर सकते हैं और 12% का रिटर्न इनमें मिल ही जाता है और ऊपर की संभावना ही होती है, नीचे जाने का कोई मतलब होता ही नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है आपको कि आपको पैसा इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ही डालना है। आप ये मत सोचना कि बहुत सारे लोग आजकल मैं मोबाइल पर देख रही हूँ कि ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग से करोड़पति बन जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता है।
एक दिन में कोई ट्रेडिंग से या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट एक दिन में करोड़पति आपको नहीं बनाती है। ऐसा यदि आपने कोई देखा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कुछ पैसा जो आपने बहुत मेहनत से कमाया उस पैसे को आपको डाइवर्सिफाई करके निवेश करना चाहिए। अब वो डाइवर्सिफाई क्या होता है कि कुछ पैसा आप ऐसी इन्वेस्टमेंट में लगाएं कि जो गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे सुकन्या हो गया और महिला सम्मान विकास पत्र योजना हो गया, पीपीएफ हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसे बोलते हैं। कुछ पैसा आप ऐसी स्कीमों में लगा, यहाँ हालांकि रिटर्न आपको मिनिमम मतलब इतना ही मिलेगा जितना आपका पैसा ग्रो होता रहे, क्योंकि महंगाई भी हमारी 6 से 7% बढ़ती है हर साल में। तो हर साल में यहाँ पर हमें 8%, सुकन्या में लगभग 8% का रिटर्न मिल जाता है, पीपीएफ में भी हमें इतना ही मिल जाता है, और इनमें जो हमें जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो बिल्कुल टैक्स फ्री मिलता है। तो कुछ पैसा आप इनमें लगा दीजिए और कुछ पैसा आप अपना जो है एसआईपी कर दो, और कुछ पैसा आप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट जैसे 10 साल 20 साल आपको ज़रूरत नहीं है तो वो शेयर मार्केट में लगा के छोड़ दो। अगर शेयर मार्केट में आप पैसा लगा रहे हैं तो इस पर आपको ध्यान देना होगा कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले आपको शेयरों को अच्छे से चुनना होगा, उसके बाद में ही आप अपना पैसा वहाँ पर लगाएं। सबसे पहले मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पर्टिकुलर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करो। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और अपने सीखने के हिसाब से पैसे को इन्वेस्टमेंट करिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है मेरा कि अपने ये 4 पॉइंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहे हमारे, कि अपने खर्चों के अकॉर्डिंग बजट बनाओ, किसी के देखा देखी में आके अपना पैसा खर्च मत करो, और मतलब अपनी जैसे ही आपकी सैलरी में इंक्रीजमेंट होता है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, अपने खर्चों को कम कर लो, अपने जीवन जीने के तरीके को सबको दिखावा मत करो। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में हमारी जो हम करते रहते हैं, और हमें ये छोटी छोटी चीज़ें गलती से भी नहीं दोहरानी है। आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।